पेज 361। ये एंड पे नहीं, ये एंड पे जो दो स्टूडेंट्स आई हैं ये आखिर में जाके खड़े हो जाए, आखिर में जाके खड़े हो जाए। हाइब्रिड अब्दुल्ला, इन दोनों को आखिर में खड़ा करवाएं। पेज 360, पेज 360, एंड पे खड़े रहे, एंड पे खड़े, लेट आने में। पेज 359 से शुरू करें। हर वो बंदा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, आगे आ जाए, आ जाए जी, एंड पे जाके खड़ी रहें। ओ एंड पे क्लास कब की शुरू होगी हुई है। हर वो बंदा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है उसने क्या क्या इंश्योर करना है, कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। नंबर 1, खड़े रहना, बैठना नहीं है। उसने रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं मनी रिसीव्ड, जो पैसे आए, एंड खर्चे, और जो खर्चे किए उन पे रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, आने और जाने, पाया और खोया का रिकॉर्ड। आए हो आप माशाल्लाह। सेल, चीजें बेची उसका रिकॉर्ड, जो चीजें खरीदी उसका रिकॉर्ड, सर्विसेज दी या ली उसका रिकॉर्ड, एसेट्स का रिकॉर्ड, लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड। तो कौन कौन सी चीजें होंगी, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल, परचेज, सर्विसेज, एसेट्स, लाइबिलिटीज। इन सारी चीजों के रिकॉर्ड्स आपने संभाल के रखने हैं, रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, जो चीजें बना के बेच रहे हैं, और प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी क्लास में किसी ने किसी को समझाना नहीं है, जो सवाल है मेरे से पूछें, क्लास में पूछ लें, क्लास के बाद पूछें। हाइब्रिड में किसी ने किसी को समझाया उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा आज। और लाइक एक्टिविटीज, और मैं जो बात बोलूं आप लोगों ने रिपीट नहीं करनी है, आहिस्ता से दिल में बोलनी है। ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जहाँ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हों वहाँ मटेरियल भी लग रहा होता है, वहाँ लेबर भी इन्वॉल्व होती है, और वहाँ ओवरहेड भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्होंने इन चीज़ों के रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। और अकाउंट्स कितने ऐसे तक संभाल के रखने हैं, 6 साल तक। एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है तो उसने क्या रखना है। इसमें हमने कल 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था जिनकी इनकम 5 लाख से कम है या जो नए टैक्स पेयर है। शायद आपको याद हो, ये एक डायग्राम से हमने बनाई थी जो आप लोगों ने घर जाके बुक पे अपनी बना ली थी वेबसाइट से देख के। ये तो बहुत अच्छा किया था आप लोगों ने, ऐसे ही बच्चे चाहिए। तो हमने ये पढ़ा था कि नए टैक्स पेयर्स और ऐसे लोग बिजनेसमैन या ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स जिनकी साल का प्रॉफिट 5 लाख से कम है, इन दोनों के बारे में पढ़ा था हमने। इन्होंने कौन से रिकॉर्ड्स संभाल के रखने हैं, इन्होंने कौन से रिकॉर्ड्स संभाल के रखने हैं। पढ़ ले, 1 मिनट लगाएं। इन्होंने कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। पॉज कर। सिर्फ 220 व्यूज आए थे सुबह तक टर्म टेस्ट 1 की डिस्कशन पे, सिर्फ 220 व्यूज, और इसमें से 219 वो लोग हैं जिन्होंने वीडियो खोल के बंद कर दी थी। अच्छा जी, टर्म टेस्ट 1 की डिस्कशन अपलोड हो चुकी हुई है। पेज 360, पेज 3। क्लास में काश ये चीजें करने का टाइम मिले, सिलेबस ज्यादा नहीं देता। और वैसे भी देखो, पास फेवर की प्रैक्टिस है, सवाल है, न्यूमेरिकल जितने मर्जी कर लो, 1000 भी कर लोगे तो क्या होगा, तो फायदा नहीं होगा। उसमें ये होगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स कंप्रोमाइज कर रहे होगे, तो जितना कराया जा रहा है उतना काफी है। बहरहाल डिस्कशन अवेलेबल है, आप देखें कोई मसला है मेरे से पूछें। तो ऐसा टैक्स पेयर जिसकी साल की इनकम 5 लाख से कम है, या कोई नया टैक्स पेयर है, उसने बिजनेस इनकम के कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। सीरियली नंबर डेटेड, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज, इनवॉइसेस या रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। हर सेल की ट्रांजैक्शन की रसीदें संभाल के रखनी है, हर सेल की ट्रांजैक्शन की रसीद संभाल के रखनी है। इनवॉइस पे दुकानदार क्या लिखता है, दुकानदार अपना नाम लिखेगा, ये शॉपकीपर का नाम होगा, शॉपकीपर का। अच्छा, अपने बिजनेस का नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा बिल के ऊपर, अपना नेशनल टैक्स नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। दुकानदार नहीं लिख रहा तो उसका अपना कसूर है, लिखना चाहिए। कौन सी चीज बेची, कितनी बेची और क्या वैल्यू थी जो चीजें उसने बेची, ये सारा डाटा दुकानदार ने प्रोवाइड करना है बिल के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर। जब हर ट्रांजैक्शन 100 रुपए से कम हो तो फिर ऐसी सूरत में कैश मेमो बना लें। कैश मेमो ये दुकानदार का एक इंटरनल रिकॉर्ड होता है।
जो कि कस्टमर को बिल देना जरूरी नहीं है। अगर दुकानदार 100 रुपए से सस्ती चीज बेच रहा है, कोई ग्राहक आया 40 रुपए की चीज दे दें, कोई बच्चा आया 10 रुपए की चीज ही दे दें, कोई और आया 70 रुपए की ये दे दें, कोई और आया 80 रुपए की ये चीज दे दें, तो दुकानदार अगर 100 रुपए से कम की चीजें बेच रहे हैं तो फिर ऐसा करे, एक सफा पकड़े, उस सफे पे लिखते रहे ये चीज इतने की बेची, ये चीज इतने की बेची। इसे कहेंगे कैश मेमो। वेयर ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, जब ट्रांजेक्शन 100 रुपए से कम की हो। लेकिन हर दिन का अलग बनाना है, अगले दिन का कैश मेमो अलग बनाएंगे। अगले दिन नया सफा खोल लें, अगर पहला दिन खत्म हो गया अगले दिन नया सफा खोल लें, ताकि अगले दिन की कैश सेल लिखें। तो पहले सफे पे एक दिन की कैश सेल हो जाएगी, अगले सफे पे अगले दिन की कैश सेल हो जाएगी फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट, डेली रिकॉर्ड रखें, कितने पैसे आए, कितनी सेल हुई, एक ही बात हो गई, कितनी पेमेंट्स हुई। बोतलें खरीदता भी होगा दुकानदार, बिजली के बिल भी देता होगा दुकानदार, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देता होगा। सिंगल एंट्री रिकॉर्ड रखने को, डबल एंट्रीज नहीं करनी। बस एक सफे पे लिखा हो रेंट इतना है, रिपेयर इतनी है, सैलरीज इतनी है, बस ठीक है, ये काफी है। अलग अलग डबल एंट्रीज करना जरूरी नहीं है दुकानदार के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली जो पैसे आ रहे हैं, ये डेली जो आप परचेज कर रहे हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस में, एंड वाउचर्स ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। वाउचर भी एक इंटरनल रिकॉर्ड होता है, इंटरनल रिकॉर्ड। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो अपने रिकॉर्ड्स में एक सफा बनाते हैं कि मैंने फलां चीज परचेज की थी। एक होता है बिल परचेज का, वो अलग चीज है। ये कहता है उसका वाउचर संभाल के रखो। अगर ऑब्वियसली बड़ा खर्चा होगा तो आप उसका बिल भी संभाल के रखेंगे, वो आगे डिटेल आ रही है चीजों की। तो ये जो चीजें हैं ये दुकानदार ने अपने पास रखनी है। इसमें ना ये जो पहले 2 पॉइंट है, ये अगर आप फोकस कीजिएगा घर में जाके, ये सेल वाली साइड को सिर्फ डिस्कस करेंगे, सिर्फ सेल वाली साइड, और ये जो है वो सिर्फ परचेज वाली साइड को डिस्कस कर रहा है। ये दोनों चीजें डिस्कस कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और परचेज भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब्दुल्ला इंश्योर करें अगर कोई बोले मत, जो बोले उससे मेरे पूछे बगैर निकाल दें, चाहे वो साथ वाले को समझा रहा हो, चाहे साथ वाले के कान में पूछ रहा हो, मुझे बॉल पॉइंट दे दो, फिर भी सारी चीजें खुद पूरी करके आया करें। टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। अब ये बड़े दुकानदार हो गए, छोटे बड़े, जिनके बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर वगैरह, यानी ऐसे टैक्स पेयर जिनकी बिजनेस इनकम प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा है, जिसमें बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है, या जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर हैं, इनकी सेल नहीं देखी जाती। इन्होंने क्या रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? इसमें मैं कोई भी नई चीज आएगी तो वो ऐड करूंगा, पुरानी चीजों को मैं येलो से पढ़े बगैर अगर आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर हैं, सबर पहले देख लें, साथ साथ मल्टी प्रोसेसिंग ना करें। अगर आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर हैं या कमीशन एजेंट है और आपकी एक सेल 10,000 से ज्यादा है, यानी किसी ने आके कहा 12,000 के हीटर दे दो, 13,000 की फलां चीज दे दो, और तो ऐसी सूरत में आपने नाम एंड पता भी पूछना है। भाईजान ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये सेलर का नाम है और ये बायर का नाम है। पिछले वाले ने बायर का नाम नहीं पूछना था, छोटी छोटी चीजें बेच रहा है, उसने बायर का नाम नहीं पूछना, लेकिन ये थोड़ा बड़ा दुकानदार है, इसने किसका नाम पूछना है? बायर का नाम पूछना है। अगर आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या कमीशन एजेंट हैं और आप एक ही दफा 10,000 से ऊपर की सेल कर देते हैं, तो फिर आप बंदे का नाम बताएं कौन आपसे चीजें लेके गया। लेकिन सिर्फ कब? जब वो बंदा चीजें खरीदे 10,000 से, और अगर वो 10,000 से कम की चीजें खरीदे फिर जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ये रेपिटेशन है, ये सारी बात होगी सेल की, ये इधर से इसी बुलेट में से ये सारी बात होगी सेल की। अच्छा आगे, ये लफ्ज नहीं है कैश बुक और बैंक बुक। कैश का आना जाने के भी टी कौन बनाने आपने, कैश बुक और बैंक बुक, ये चीज नहीं है। बाकी ये पुराने, आप पहले दिन आए हो या मास्क पहना होता है आपने? वहीं बैठो ना जहां के हो। ओके नेक्स्ट, आगे आगे आगे। जनरल लेजर भी नई चीज आ गई, जनरल लेजर भी नई चीज आ गई। और जरा नजर मार के बताएं, बस खत्म, ये सारी नई चीजें। जनरल लेजर एंड एनुअल समरी ऑफ रिसीट, समरी भी बनाएं, पूरे साल में कितने पैसे है, पूरे साल में कितनी सेल हुई, पूरे साल में कितनी परचेज हुई। इधर शायद एनुअल समरी का जिक्र नहीं था पीछे। नेक्स्ट,
ये बात पुरानी वाली है, वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, लेकिन आगे नई चीज है। जब आपकी एक परचेज 10,000 से ज्यादा हो तो आपने नाम पता भी बताना है जिससे आपने चीजें खरीदी। पेई का आपने नाम पता भी बताना है, जिससे आपने चीजें खरीदी, जिससे आपने परचेज की, उसका नाम पता भी बताना है। नेक्स्ट नोट कर लेना अपने पास कि ये क्या नाम है, क्या पता है इसका। ये तो बिल्कुल ही नई चीज है। वेयर द टैक्स पेयर डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जहां टैक्स पेयर परचेज और सेल ऑफ, क्या बोला आप, बोला था अभी आपने कुछ, इसने बोला इसने कि नींद आ रही है। अगर कोई ऐसा आप पे हाल तारी हो रहा हो तो बाकियों को क्यों इसमें शेयर करते हो। क्लास में ऐसा कमेंट ना किया करें जिसके साथ सब पे पड़े। अब मुस्कुरा और आगे चले, परेशान क्यों हो जाते हैं ऐसी शक्ल बना में, पता नहीं मैं डांट के क्या कर लेना है। आगे चलें जी। अच्छा भाई, अगला जो रिकॉर्ड आपने रखना है डेट इज ऑफ इन्वेंट्री, वो आपने किसका रखना है, स्टॉक। स्टॉक का जो रिकॉर्ड है ना वो आपने क्वार्टरली रखना है, यानी हर, अच्छा स्टॉक कौन सा होता है, जो पड़ा हुआ जो या बिक गया हो, पड़ा हुआ। वेयर द टैक्स पे डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, तो हर 3 महीने के एंड पे आपने स्टॉक को काउंट करना है, इसकी क्वांटिटी, क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं और क्या इनकी वैल्यू है। ये भी नई चीज है, तो ये नई चीजें मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दी। ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट आई थी इसमें ये सवाल आया था कि नीचे वाले डब्बे में क्या चीजें नई हैं पुराने की बनिस्बत, तो नई वाली लिख दें। तो बच्चों ने खाली ये वाली लिख के आनी थी जो ग्रीन में हाईलाइट हुई है। ओके अब आप आ जाएं पेज 361 पे। पेज, अच्छा कर रहे थे आप पेज 361 पे। ना 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 उधर बोलना नहीं, समझाना नहीं, पूछना नहीं। अब्दुल्ला 3 4 5 ना नोटिस बोर्ड लिख के ना हर बेंच के साथ लगा दें। बोलना नहीं, पूछना नहीं, समझाना नहीं। अब देखना नहीं भी लिख के लगा दें, हम देखें भी ना, देखना नहीं, नहीं ये देखना नहीं ना लिखना, बल्कि कुछ इस तरह का लिख के लगवाओ, हमसायों का ख्याल रखें, हमसायों के हकूक पहचाने, कुछ इस किस्म की भी नीचे ना 1-2 फिक्रे लिख देना जरा। अच्छा अगले सफे पे आए, पॉइंट 4 पे। यह बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये कौन है, मैन्युफैक्चरर। इसमें कुछ आगे मिसिंग है, उधर काफी सारी चीजें इधर नहीं मांगी। एक पहली बात ये होगी। दूसरी बात, सेल डे बुक एंड सेल लेजर, ये तो नहीं था पीछे। परचेज डे बुक टाइप कोई लफ्ज नहीं था पीछे, जनरल लेजर टाइप कोई लफ्ज था सही वैसे, लेकिन उसके साथ आगे कोई तफसील भी थी, एनुअल समरी की तफसील थी उधर। तो जनरल लेजर तो लफ्ज था ना, आगे कुछ मिसिंग है। डन हो गया, चलें जी। ये वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस भी था उधर लफ्ज, ये भी था, ये भी सारा था। स्टॉक का भी था, स्टॉक में क्वार्टरली इन्वेंट्री शोइंग डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू, लेकिन जो चीजें गेट से अंदर आ रही हैं उनका रिकॉर्ड और जो बाहर जा रही हैं उनका रिकॉर्ड, ये नहीं था उधर। और ये भी नहीं था उधर के वर्क इन प्रोग्रेस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो यहां तो बस ये छोटी सी ग्रीन लाइन है, 2-3 नहीं है। हाँ करना मेरा राइट है, आपका भी है, मैंने कौन सा क्या आपका नहीं है। ये कहने का मतलब ये तो नहीं कि मेरा तो आपका नहीं है। ओके अच्छा जी, ये आखिरी पॉइंट 3, इसके लिए ना आप थोड़ा सा जहन में ले आए, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में गए या क्लिनिक्स में गए इलाज कराने के लिए, तो वो थोड़ा सा आपको जहन में रहना पड़ेगा। अंग्रेजी ऑलमोस्ट वही है, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड, लेकिन इधर लफ्ज लिखा हुआ है पेशेंट स्लिप। पेशेंट स्लिप नया लफ्ज है वैसे, बाकी तो वही चल रहा है। प्रोफेशनल का लफ्ज नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल का लफ्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन सोल्ड और डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्या इलाज किया। डॉक्टर को आपने आंखें दिखाई, डॉक्टर को आपने नाक दिखाया, डॉक्टर को आपने कान दिखाया, डॉक्टर को आपने अपना सर दिखाया, ट्रीटमेंट, सर्विसेज रेंडर्ड। लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें नहीं डॉक्टर ने नोट करने लग जानी आपकी, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ज्यादा ही तहसील में घर तक पहुंच जाए और आपकी बातें पूछने लग जाए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि क्यूएम में क्या चल रहा है आजकल। और एंड अमाउंट्स चार्ज्ड, और डॉक्टर ने जो आपसे पैसे लिए, तो डॉक्टर ने ये रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। और जाते जाते प्यार से डॉक्टर आपका नाम पूछेगा,
अल्लाह आपका भला करे, आप नाम बता जाए अपना, नाम पूछेगा जाते जाते डॉक्टर का, नेम ऑफ पेशेंट। और अगर लॉयर हैं तो वो आपका क्लाइंट का नाम पूछेगा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, तो आप भी जाते हुए क्लाइंट का नाम पूछेंगे कि इंजमामुल हक आप मेरे पास रिटर्न जमा करवाने आए हैं, तो मैं हूं, आप इंजमाम है। तो अगेन ये डॉक्टर का नाम हो गया, और ये तो पता चल ही गया आपको, ये पेशेंट का नाम हो गया। लेकिन पेशेंट से एड्रेस नहीं पूछना, माइंड कर जाएगा। जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे आपके पास फिर, क्योंकि डॉक्टर ने घर तक पहुंचाना है। हाउएवर द कंडीशन, और रोजाना बेल देके भाईजान आज कोई मसला तो नहीं, हाउएवर द कंडीशन। ये एक टीका भी लगा था, डॉक्टर ने लगाया था जाते हुए, अमाउंट चार्ज्ड। पता नहीं आपको टीका क्यों कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे टीका लगा दिया। अच्छा, हालांकि टीका ये होता है ट्रीटमेंट, आप इसको टीका कहते हैं। However, the condition of recording the address of patient on patient slip shall not apply. पेशेंट स्लिप पे पेशेंट का एड्रेस लिखना जरूरी नहीं है अगर आप जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जिन्होंने गली गली में प्राइवेट क्लिनिक्स खोली हुई हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं कहीं और वो फिर आपका एड्रेस पूछें, तो फिर उधर आपको बताना पड़ेगा, और हॉस्पिटल वाले आपसे पूछेंगे और फिर वो अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे भी कि आपका क्या एड्रेस है। ये भी एक नई सी चीज है, डेली अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट डायरी। डेली एंगेजमेंट होती है डॉक्टर की, हाँ, विद पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स। तो डेली एंगेजमेंट डायरी डॉक्टर के पास होनी चाहिए, प्रोवाइडेड एट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। लेकिन जो गली गली में क्लिनिकें खुली हुई हैं उनके लिए डेली डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उधर तो वैसे ही लाइन लगी होती है, पेशेंट पे पेशेंट आ रहा होता है बार बार, वो बेचारा डायरी बनाएगा, वो करेगा। लेकिन जो बड़ा अस्पताल है उसमें तो बाहर कोई ना कोई बंदा बैठा होगा, तो वो डेली डायरी मेंटेन कर ले फिर। बाकी सारा तो यार वही है। यहां से पकड़े बाजू अपना, हाँ पकड़ो, मानो नहीं क्या मतलब, हाथ दोगी यार, लेवल इसमें चेक करो, नहीं बोल रहा है। यहां से पकड़े, खोल लें इसको, ये पकड़े, ये हाइब्रिड ने बोलना नहीं, खोलें, ऐसे करें, सेल्स टैक्स शुरू करें। ओ शुक्रिया ना, अब दिल पत्थर हो गए, मैं आप नहीं बहाया करो, इट्स इनफ। अब तो इस पेपर सर पे आ गए हैं, अब तो नदामत के आंसुओं का भी कोई फायदा नहीं होना। भाईजान आपको आखिरी मौका मिल रहा है, सेल्स टैक्स तकरीबन 30 नंबर का पेपर में आता है, तो यहां से अगर आपको 25 नंबर ले लें तो बाकी जो पिछला पड़ा हुआ है उसमें से अगर 25 ले लें, पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर आते हैं, पहले 3 चैप्टर्स में से 10 नंबर का सवाल आता है, और इधर से 30 नंबर का आता है, और फिर इनकम टैक्स में से बाकी 60 नंबर का सवाल आता है। तो यहां से अगर आप 30 नंबर ये सिक्योर कर लें तो यू विल बी लाइक यू आर फ्लाइंग। पॉइंट नंबर 1, तो इसलिए ये आखिरी मौका है आपके पास सेल्स टैक्स, इसके बाद मौका नहीं है। भाईजान चैप्टर 20 है, इसलिए फरमा रहे हैं बच्चे एसी का टेम्परेचर भी 20 पे करते हैं। ले आए जी रिमोट, ले आए रिमोट। चैप्टर 16 हमने खत्म कर लिया है, अब 16 से 20 पे जाना है। ले आए जी रिमोट, देखी जाएगी, 20 पे करने सारे एसी। बच्चों से पूछना शुरू करें, बच्चों से पूछना शुरू करें। बड़ा अगर माल्टे आज कैंटीन पे तो खाए। आज 20 पे इट विल बी, अच्छा कितने पे? ओके, क्या क्या सही करा दें इसके विंग सीधे कर दें। आप पे डायरेक्ट पढ़िए, डायरेक्ट पढ़नी चाहिए, डायरेक्ट मारूं है, नीचे करने हैं ऊपर करने हैं? ओह नो 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 नो, कोट उतार दो आप, को हाफ स्लीव पहनी हुई है, अच्छा ऊपर कर दो थोड़ा सा, कोट उतार दो। शेरवानी क्यों रहा है ये? ओ तू मफलर उतार, जैकेट उतार, तू पहले तू रिलैक्स तो हो थोड़ा सा। भाईजान ये आप ऐसी सही करा लें। अच्छा चलो चलो, उसे देख रहे हो, कराओ ना। हाँ करेंगे, क्या करें भैया, उस क्लास में नहीं बोलना। अब्दुल्ला इस क्लास में ना क्यों इनको जरा एक रिस्पेक्ट दें और कल इन सबके लिए समोसे लाएं। ना 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 ना, वो अच्छे बच्चे हैं, वो बात मान गए हैं, अब बोलेंगे नहीं, कल इन सबके लिए समोसे आएंगे। ओके अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1,
दिस एक्ट, ये हरकत मे बी कॉल्ड एज सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस हरकत का नाम आज ही सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रख लें। इसको हम फुफ्फू जी का एक्ट कहेंगे, इनकम टैक्स वाला नहीं, ये सेल्स टैक्स वाला। अच्छा, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ तुर्कमानिस्तान, ये पूरे तुर्कमानिस्तान पे फैल जाएगा, अर्जेंटीना तक पहुंचेगा। द टेरिटोरीज ऑफ पाकिस्तान, कहते मैं बताता हूं पाकिस्तान में क्या क्या आजकल, कंप्राइज द फॉलोइंग: पंजाब यूनिवर्सिटी, बलोचिस्तान, NWFP, थोड़ा पीछे देखें पंजाब, ऊपर देखें सिंध, नीचे देखें इस्लामाबाद। कीपिंग इन व्यू अबव डिस्कशन, कहते हैं ये जो ऊपर से हम डिस्कशन कर रहे हैं सुबह से 2-3 घंटे से, इस डिस्कशन के बाद कहते हैं मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पूरा पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आ गया। चलें वैसे हंसते खेलते सीए कर लें। टैक्स पीरियड, टैक्स पीरियड 1 महीना, उधर बोलना नहीं, टैक्स अच्छा यार, अगर किसी के पास कोई चीज आ रही हो तो आप क्यों, ये थोड़ा सा दिल और जिगर रखें अपना। टैक्स पीरियड, वो ऑनलाइन वालों के भी जज्बात हैं, वो भी घर बैठे हुए हैं। टैक्स पीरियड, वो घरों में भी तो है, ये कह रहा है। अच्छा, असल में ना टैक्स पीरियड 1 महीने का अर्सा होता है, तो ये साल नहीं होगा। जिस तरह इनकम टैक्स में साल होता था, तो यहाँ पे 1 महीना होगा। टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय फेडरल बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं उनसे मशवरा मांगेगा बोर्ड, और 1 महीने से ज्यादा का अर्सा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे टैक्स 1 महीने का ही दिया जाएगा। अच्छा जी, टैक्स जमा कराने की इस लॉ में तारीख है 15। अगर ये फरवरी का महीना है तो फिर आपने टैक्स जमा कराना है 15 मार्च को। टैक्स कब जमा कराने? 15 मार्च को। असल में इधर टैक्स हर महीने जमा कराया जाएगा। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न इज 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के बाद जो आ रहा है। यानी अगर जुलाई है तो 15 अगस्त, अगर अक्टूबर है तो 15 नवंबर, अक्टूबर है तो 15, दिसंबर है तो 15, और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड एंड डिफरेंट डेट्स में बी स्पेसिफाइड, और बोर्ड डिफरेंट डेट्स भी बता सकते हैं फॉर फर्निशिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनेक्जर्स ऑफ रिटर्न। एनेक्जर्स होते हैं जैसे सेल का एनेक्जर अलग होगा, परचेज का एनेक्जर अलग होगा, कोई आप चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एनेक्जर अलग होगा। अच्छा जी, मैन्युफैक्चर होते हैं चीजें बनाना, चीजें बनाना। इसमें क्या क्या आएगा? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक आर्टिकल को अकेले और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल, ये आपके सामने जैसे स्मार्ट बोर्ड नजर आ रहा है, तो ये ब्लैक कलर का मटेरियल अलग है, इसके अंदर का लगा हुआ मटेरियल अलग है, इस पे लगी हुई तारें अलग हैं। तो इन विच एन आर्टिकल अकेला, इसमें अकेला तो नहीं, और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स को मिला के, रॉ मटेरियल आर्टिकल्स मतलब रॉ मटेरियल इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, जैसे बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट सी चीज बन गई है। यानी थोड़ी देर पहले शायद उस फैक्ट्री में अगर आपको पता ना होता क्या बन रहा है, तो आप इन चीजों को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते थे क्या बनने वाला है, लेकिन जब आप निकले तो ऐसी कमाल चीजें बनी हैं कि आप हैरान हो गए। यार बहुत ज्यादा हो गया, आप इसको 24 पे कर दो, आके 22 पे तो कर दो कम से कम। ये कर रहे हैं आप उधर उधर बोलना नहीं। नेक्स्ट, और इट इज सो चेंज्ड, सो ट्रांसफॉर्म्ड और सो रीशेप्ड, इसको ऐसे चेंज किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है that it becomes capable of being put to use differently, कि इसका इस्तेमाल बदल जाता है। कई दफा चीज वही रहती है लेकिन इसका इस्तेमाल बदल जाता है। जैसे शीशा है, अब एक जो है वो गाड़ी में लगा लिया, एक जेब में डाल लिया, एक वार्डरोब में लगा लिया, एक खिड़की पे लगा लिया, तो चीज वही है लेकिन इसका इस्तेमाल डिफरेंट हो गया। ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। हर बोंगी जो है ना आपसे शुरू होकर आप पे खत्म हो जाती है। एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंशिलरी, ये जो बुराई की चीजें ना इनका जिक्र भी मत किया करें, जिक्र कम करेंगे तो फिर इस्तेमाल भी कम हो जाएगा चीजों का। अच्छा, इंसिडेंटल और एंशिलरी। इंसिडेंटल होते हैं जरूरी और एंशिलरी होते हैं सब्सिडरी। कोई भी ऐसा काम फैक्ट्री में जो जरूरी था और सब्सिडरी था, गाड़ी बनाने के लिए टायर बनाना जरूरी है या गैर जरूरी? जरूरी। टायर बनाना होंडा का मेन काम है या सब्सिडरी? सब्सिडरी काम है। मेन काम तो इनका गाड़ियां बनाना है, उसके लिए टायर बनाना पड़ा ताकि फाइनली गाड़ी आपके पास आ जाए। तो फैक्ट्री में 2 किस्म के काम हो रहे होते हैं, जो जरूरी होते हैं और जो सब्सिडरी होते हैं। वो भी काम जो है वो जरूरी है एक तरह के, उनके बगैर गाड़ी नहीं बन सकती। और ये प्रिंटिंग प्रेसेज हैं जहां कार्ड प्रिंट हो रहे होते हैं, अखबारें प्रिंट हो रही होती हैं। पब्लिशिंग, लिथोग्राफी भी उसी तरह की चीजें, इंग्रेविंग, चीजों के ऊपर इम्बोस करना,
तो ये सारी भी मैन्युफैक्चरिंग है। चीज़ों को असेंबल करना, मिक्स करना, कटिंग करना चीज़ों की, डाइल्यूटिंग करना, दो चीज़ों को मिलाना, बॉटलिंग। रियाज बॉटलर्स वाले पेप्सी या कोक को बोतलें मिक्स करके देते हैं। पेप्सी या कोक के कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं है जहाँ बोतलें बनती हों, तो ये किसी और को इन्होंने दिया हुआ है काम। बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, चीज़ों की पैकिंग करना, दोबारा पैकिंग करना, और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी मैनर, या किसी भी तरह चीज़ें बनाना, डेट इज़ ऑल मैन्युफैक्चरिंग। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल निकालें, पेज नंबर 469। कोई बहुत दूर के इलाके से बच्चा आया हुआ तो तशरीफ ले आए। ये आया हुआ बहुत दूर से, इसको बुलाओ। आओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी आओ। नॉन स्टॉप बोलना है। फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल। यार ऊंची ऊंची बोल। फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल जूस। ऊंची बोल, बोल जरा, बुला। रशीद। रशीद। हाँ, इस तरह बोलो। फ्रूट जूस एंड वेजिटेबल जूस। 1 मिनट में पूरा करना है, आधे मिनट में ये सारे। या अल्लाह। डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, टी, बस जो भी है। चल ना, रिलैक्स, चलो। सर मेरे काम पे टांग रही है फिलहाल। आगे चलो। शुरू से कहाँ तक? शुरू से नहीं, कहाँ तक पढ़ी? पॉइंट 7 तक पढ़ लिया था, इतना तो मुझे भी पता है। एरेटेड वाटर्स और यार ऊंची बोलना। एरेटेड वाटर्स एंड बेवरेजेस, सिरप्स एंड स्क्वाशेस, सिगरेट्स, बड़े ये पाउडर ड्रिंक्स। टॉयलेट सोप छोड़ दिया? बोल टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप। बोल शैम्पू। शैम्पू। चल आगे। मिल्क ड्रिंक्स, पाउडर ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर्स, टिश्यू पेपर्स। नीचे क्या है? सीमेंट। जी कौन साहब आधे मिनट में बोलेंगे, हाथ खड़ा करके आ जाए इधर। जी आ जाए। नहीं, सबको सुनाया ना। फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल एंड छोड़ रही शुरू हो जाओ ना। फ्रूट जूसेस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, इस तरह शुरू हो जाओ। मैं माइक के बगैर ही बोलूंगा। नहीं, माइक के साथ सबको आवाज आए ना, ऑनलाइन वाले भी एंजॉय करें। अब छोड़ दें सारी। फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल एंड वेजिटेबल जूस। इस तरह बोलो जिस तरह मैंने कहा। फ्रूट जूसेस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम। बोली लगानी है। फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, टी, एरिनेटेड वाटर, सिरप्स एंड स्क्वैश, सिगरेट्स, टॉयलेट सोप, शैम्पू, मिल्की ड्रिंक्स, पाउडर ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर एंड टिश्यू पेपर, स्पाइसी सॉल्ट इन रिटेल पैकिंग, बेवरिंग, सीमेंट सॉल्ट इन रिटेल पैकिंग, शू पॉलिश, मिनरल वाटर। इस तरह बोलो। शू पॉलिश एंड शू आइसक्रीम, मिनरल वाटर। अब्दुल्ला भाईजान, चटनी कैंसिल कर दो। चटनी कैंसिल। ये लोग इतनी जोर से हंस रहे थे कि हम साइड डिस्टर्ब हो रहे थे। ओके, इन 20 आइटम्स में एक करेक्टरिस्टिक है कि इन टिश्यू पेपर भी नहीं में ना, कि इनके ऊपर प्राइस मैन्युफैक्चरर ने लिखी होती है। ये आपको आज पहला कॉन्सेप्ट दिया गया सेल्स टैक्स का। इन 20 चीजों में ये खासियत है, इनको याद नहीं करना, ये पेपर में बता देता है, वो गिवन होंगी, इनको याद नहीं करना। इन 20 चीजों में ये खासियत है कि इनके ऊपर प्राइस मैन्युफैक्चरर ने लिखी होती है। गाड़ी इस लिस्ट में नहीं आ रही, इसलिए जितनी गाड़ियां आपको पाकिस्तान में नजर आएगी, गाड़ी पे प्राइस नहीं लिखी होती, ना उसके इंजन पे, ना उसके डैशबोर्ड पे, कहीं नहीं। आप एसी बाय कर लें, एसी भी इस लिस्ट में नहीं आ रहा। हीटर बाय कर लें, हीटर भी इस लिस्ट में नहीं आ रहा। ये जो चीजें हैं ना, इनकी एक खासियत है कि इन पे प्राइस मैन्युफैक्चरर लिखता है। सिर्फ आपकी पूरी रो के अंदर एक मिनरल वाटर की बोतल पड़ी होगी, वो जरा पकड़ें, उस पर भी आपको प्राइस मिल जाएगी लिखी हुई। शू क्रीम पड़ी होगी किसी के पास, टूथपेस्ट पड़ा होगा किसी के पास, निकालें जरा डब्बा समेत। जी, जिन लोगों को मिल रही है, हाइब्रिड वाले खासतौर पे हाथ खड़ा करते हैं। प्राइस लिखी हुई नजर आ रही है, रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स। जी भाई जान, आप उधर ही चले जाएं जी। और किसी को प्राइस मिल गई मिनरल वाटर की। शू क्रीम क्या होती है जो मुंह पे लगाते हैं? शू के आप क्या समझे थे? अच्छा,
तो ये जो 20 चीजें हैं, अगर ना मिले तो क्लास के नहीं, बुक पे सेल्स टैक्स नहीं लिखा हुआ, बुक पे उसकी प्राइस लिखी हुई है। मैं कह रहा हूं सेल्स टैक्स भी साथ लिखा होगा, बुक की बात नहीं कर रहा मैं, बुक पे सेल्स टैक्स नहीं लिखा हुआ। ये जो चीजें हैं 20 पाकिस्तान में जहां से भी आप खरीद लेंगे, इन पे प्राइस मैन्युफैक्चरर ने लिखी होगी और साथ इसके सेल्स टैक्स पे लिखा होगा। हीटर के डब्बे के बाद शायद प्राइस तो लिखी हो, लेकिन उसका सेल्स टैक्स नहीं लिखा होगा कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इन 20 चीजों के मुंह पर सेल्स टैक्स लिखने की इजाजत है, इसके अलावा हुकूमत ने इजाजत नहीं दी हुई। अच्छा जी, रिटेल प्राइस एक लफ्ज है विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल। अब इसमें आइसक्रीम आ रही थी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि वॉल्स वाले कहते हैं कि उन्होंने आइसक्रीम ली, उसका रॉ मटेरियल 100 रुपए का खरीदा, रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी पे की, रॉ मटेरियल पे एक्साइज ड्यूटी पे की, रॉ मटेरियल पर लेबर लगाई और चीज बन गई कितने की, 160 की। इसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया वॉल्स वालों ने, तो प्रॉफिट 40 रुपए फर्स्ट ने ऐड किया। अब वॉल्स वालों ने 200 की चीज मुझे आपको बेचनी है, आइसक्रीम, वॉल्स आइसक्रीम, लेकिन अब ये डालेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का रेट है 17%। अब ये 34 रुपए डालेंगे और मैं आप बाजार में जाके 234 रुपए की चीज खरीदेंगे। इस 200 रुपए का नाम है रिटेल प्राइस। ये 200 रुपए का क्या नाम है? असल में लोगों ने सवाल पूछा लॉ मेकर से कि ये 200 रुपए रिटेल प्राइस है या ये 234 रुपए रिटेल प्राइस है। तो लॉ मेकर ने जवाब दिया, जवाब ही दे दिया कि इसको कहते हैं रिटेल प्राइस, इसको कहते हैं रिटेल प्राइस। हाँ, ये भी एक प्राइस है, इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस, जो मैं और आप पे करें बाजार जाके, जो मैं और आप। भाई आलू कैंसिल, समोसे में से नहीं नहीं नहीं, नहीं आलू भाई प्लीज, वो एक भाई बैठे में खामोश रहें। अच्छा जी, कंज्यूमर प्राइस। लेकिन कंज्यूमर प्राइस कौन सी है जो मैं और आप जाके पे करेंगे, जल्दी बताएं। लेकिन कंज्यूमर प्राइस नाम की कोई डेफिनेशन हमारे लॉ ने नहीं दी, इसलिए इस डेफिनेशन और इस लफ्ज को मैं भी नहीं लिख रहा। अब मैं एक लफ्ज बोलने लगाऊं, रिटेल प्राइस इज अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। इधर देखें, सारे इधर नहीं देख रहे। इट इंक्लूड्स, रिटेल प्राइस इज अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। इट इंक्लूड्स ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस except sales tax. I repeat, retail price is a price which is fixed by manufacturer. It includes all duties and taxes except sales tax. नोट कर लें और रिटेल प्राइस की डेफिनेशन भी पढ़ लें, वो उसी सफे पे लिखी है जो हम सफा पढ़े हैं आज पहला। क्लास की आपको नजर नहीं आ रहा तो आगे आ नहीं तो मैं जगह बनवा देता हूँ। क्या है नजर? अच्छा मस्ती भी लेता हूँ। ओके, retail price with reference to third schedule means it is a price fixed by manufacturer. It is a price fixed by manufacturer. इस प्राइस को कौन फिक्स करेगा? दुकानदार ने नहीं लगाई भी, दुकानदार ऊपर स्टिकर लगा भी देते तो हमारे मेरे जैसे लोग उतार के देख रहे थे नीचे का लिखा हुआ था, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा जी, तो इट इज अ प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। कुछ इंपोर्टेड गुड्स के केस में भी ऐसा होता है। इन इट दिस प्राइस इंक्लूड ऑल ड्यूटीज एंड अदर देन, सारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस शामिल है। दिस प्राइस इंक्लूड ऑल ड्यूटीज एंड एक्सेप्ट सेल्स टैक्स में शामिल नहीं है। अच्छा, अब ये हाईलाइट कर लें। मीन्स अ प्राइस एट विच अ ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू मैंगो पीपल, जनरल पब्लिक। मैं और आप तो मैंगो पीपल है ना, अवाम जिसे कहते हैं।
सो इट इज अ प्राइस जिस पे चीज जनरल पब्लिक को बिकनी है। अभी ये सेल्स टैक्स का जरा मैकेनिज्म समझ लेने दो। बहरहाल टैक्सेस तो लगते हैं और सारे लगते हैं, एक से ज्यादा भी लगते हैं। सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म एक दो दिन में समझेंगे। अभी मैं सेल्स टैक्स आपको समझा ही नहीं है क्या। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात, वेयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर सेम ब्रांड, वेयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर सेम ब्रांड। मिसाल के तौर पे लाहौर में ये आइसक्रीम 200 की बिक रही है और कराची में 210 की बिक रही है, तो हाईएस्ट प्राइस विल बी टेकन एज, अब एज्यूम किया जाएगा कि लाहौर वाली भी 210 की बिकी, हालांकि लाहौर वाली कितने की बिकी है, 200 की। लेकिन इसी लाइन की वजह से शायद अब पाकिस्तान में दो प्राइसेस पे चीजें बिकती नहीं, हर जगह एक ही प्राइस पे चीज बिक्री होती है, क्योंकि ये लाइन मौजूद है। इस वजह से वॉल्स वाला इंश्योर करते हैं कि हर शहर में एक ही प्राइस हो। तो वेयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स, अगर आप एक प्राइस एक से ज्यादा प्राइस फिक्स करने की कोशिश करें तो हाईएस्ट प्राइस विल बी टेकन एज रिटेल प्राइस। द बोर्ड में स्पेसिफाई एरियाज, बोर्ड एरियाज बताएगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाईएस्ट प्राइस। जहां पे हाईएस्ट प्राइस उसने पकड़ी है, कहां पकड़ी गई है, कराची में। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं छोटे मैन्युफैक्चरर को, किसको, छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री बनने के लिए 4 शराइत पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, आपके पास जो बिजली का मीटर हो वो इंडस्ट्रियल ना हो। इंडस्ट्रियल मीटर ना होते हैं उन लोगों के पास जिन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, तो आपके पास इंडस्ट्रियल लेवल का मीटर ना हो। वो नॉर्मल जो घरों के लिए बिजली के मीटर लगे होते हैं ना, वो भी आप लगवा ले तो चलेगा। दूसरी शर्त, आपकी फैक्ट्री किसी रेजिडेंशियल एरिया में हो जहां लोग रहते हैं। तीसरी शर्त, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। हाँ, हमसायों को डिस्टर्बेंस होगी, ये बात अपनी जगह। आपकी फैक्ट्री किसी रेजिडेंशियल इलाके में हो। तीसरी शर्त, आपकी लेबर 10 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 10 से ज्यादा लोग आगे तो महल्ले के अंदर फैक्ट्री के अंदर बंदे ही आए रहेंगे, फिर वो महल्ले वाले भी डिस्टर्ब होंगे। तो आपकी लेबर 10 से ज्यादा ना हो। 10 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जैसे टेस्ट में कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था ना कि 25,000 की तनख्वाह दी जा रही है, तो 25,000 की तनख्वाह कैश में दी जा सकती है, कोई मसला नहीं। 25,000 से ऊपर वाली कैश में नहीं दी जा सकती। तो कुछ लोगों को धोखा खा लिया था और उसको भी नॉट अलाउड कर दिया था। और आखिरी चीज, सेल आपकी 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। सेल आपकी 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। 10 मिलियन कितना बनता है, 10 मिलियन, 1 आई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़। तो सेल आपकी 1 करोड़ से क्या होनी चाहिए, या 1 करोड़ भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। तो कॉटेज इंडस्ट्री बनने के लिए कितनी शराइतें जी, 4। नंबर 1, आपके पास इंडस्ट्रियल गैस का या बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, घरों के झुरमट में आपकी फैक्ट्री हो। तीसरी शर्त, लेबर आपकी 10 या उससे ज्यादा, 10 या उससे कम हो बस। साल की सेल आपकी, ये सप्लाईज होती हैं सेल ही, सप्लाईज की सेल ही होती हैं, टर्नओवर भी सेल ही होती है। साल की सेल आपकी 10 मिलियन या उससे कम हो। 10 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 मिलियन भी सेल एक्सेप्टेबल है। ओपन मार्केट प्राइस, ओपन मार्केट प्राइस मीन्स द कंसिडरेशन इन मनी। कंसिडरेशन मनी का मतलब है पैसे। ओपन मार्केट प्राइस मीन्स द पैसे विच दैट सेल और अ मिलती जुलती सेल वुड जनरली फेच इन ओपन मार्केट। खुले बाजार में वो चीज या उससे मिलती जुलती चीज अगर बेच दी जाए तो बेच के जो पैसे आए, दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट प्राइस। सिमिलर सप्लाई का मतलब क्या इसने यूज किया है, मिसाल के तौर पे हम ये 2 डस्टर हैं, शायद उधर कलर अच्छी तरह नजर ना आ रहा हो, ये ग्रीन कलर का है और ये ग्रे कलर का है। इतने सही है मेरे कलर में बता। अच्छा, ये ग्रीन कलर का है और ये ग्रे कलर का डस्टर है। अब हो सकता है आप पूरा साल ग्रीन और ग्रे दोनों बेचते रहे हो, लेकिन साल के एंड पे ग्रे वाला मार्केट से शॉर्ट हो गया हो। अब ग्रे वाले की कीमत कैसे पता चले जब वो मार्केट से शॉर्ट हो गया है, तो उससे मिलता जुलता तो मौजूद है ना, तो उससे मिलते जुलते की अगर कीमत लगवा लें तो क्या इसकी कीमत पता चल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ग्रे वाले की कीमत पता ना चल रही हो तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ग्रे वाला और ये मिलता जुलता है? क्या ये मिलता जुलता है? क्या आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रे वाला और ये मिलता जुलता है? हंसना नहीं, उधर मुस्कुराना है।
प्लीज प्लीज, आपकी सुई उधर ही अड़ी हुई है, कुछ लोग सीए कर रहे हैं। इट्स ओवर। चैप्टर 12 निकाल लें, न्यूमेरिकल करें। ये नशा कब उतरेगा न्यूमेरिकल्स का? रोजाना ही लगे होते हैं, कोई न्यूमेरिकल करा दें, कोई न्यूमेरिकल करा दें। सीढ़ियों पे मैं जा रहा हूँ कान में, सर कोई न्यूमेरिकल करा दें। मैं वो कैंटीन पे चला जाऊँ, गलती सर को न्यूमेरिकल करा दें। डिफिकल्टी सर को न्यूमेरिकल करा दें। ये कब उतरेगा नशा आपका? पेपर देख बस कर दें आप। और क्या आप पेज नंबर 256 करें जी, एक और न्यूमेरिकल आईओपी का। तैयार हैं? आर यू पीपल रेडी? एवरी गाय इन दिस क्लास इज, उस क्लास में यस दिल में बोलना है, दिल में बोलना है, दिल की आवाज जबान पे नहीं आने देनी। इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं कई लोग। ओके, सड़क पे चलते हुए किसी बंदे ने आपकी बिस्ती का प्रोग्राम बनाया और उसने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट, आपने सड़क से साइड पे फुटपाथ पे उससे बिठा लेना। उसे कहना बेटा आप जरा बैठे, मैं कोई मशीन नहीं हूं, मुझे सिर्फ आप एग्जैक्ट गिन के 1 मिनट दे दें, इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके बता देता हूं कि क्या होता है, ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ आ जाए। चेक कर लेते हैं, कुछ डेटा में डाल के देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। सेल 100 रुपए किसी बिजनेस की, नो 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 नोट नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए, परचेज 50 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 3 रुपए जी। कॉस्ट ऑफ सेल 57, प्रॉफिट कैलकुलेटर के बगैर ही बता दें, कुछ लोग करेंगे कैलकुलेटर के बगैर, खैर है। अब किसका इंपैक्ट किस पे देखूं? प्रॉफिट पे। अच्छा जी, चले मैं देखता हूं। इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, इसको भी कांस्टेंट रख लेते हैं, इसको भी कांस्टेंट रख लेते हैं। इसको ना थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। ये थोड़ा सा बढ़ा के देखा, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा लिया, थोड़ा सा बिल्कुल 56। ओए होए 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 होए, अभी भी कुछ बोलेंगे कम हुए, उनको तो चपेड़े और चंडे मार के कॉलेज से निकालेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट दिया करें उनको, प्यार से जो है वो थप्पड़ मार के समझाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, हैंस प्रूव, बात ही खत्म हुई। लिख लें जी, तारीखी बात लिख लें, पाकिस्तान के आइन में जाके इसे डलवा दें, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। अपने दिमाग में ऐसे नक्श करें कि वो नक्श बाहर ना निकले। एक भाई अच्छे से कर रहे हैं दिमाग में, इधर बैठ के मैंने देखा है और इनके दिमाग में नक्श हो गया, बाकी चीजें निकाल रहे थे पहले। ये बस साबित हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता। अच्छा जी, ये जाने नहीं छोड़े, कभी बाकी रसद आए होते हैं, कभी सुहेल खालिद कादी पहुंचे होते हैं, आज मुस्तफा अली और जैन आ गए हैं, कल सबा अकरम और जुनैद ने जान खाई हुई थी। मुस्तफा अली एंड जैन आर पार्टनर्स ऑफ रेजिडेंट फॉर्म इन पाक। ये सारे बिजनेस के न्यूमेरिकल्स रिवाइज हो रहे हैं। अब ये नहीं बिजनेस के न्यूमेरिकल कब करने हैं, तो बिजनेस के न्यूमेरिकल हैं ये। अभी हम सारी चीजें जाके सेक्शन 21 में से अक्सर चीजें ढूंढेंगे, अक्सर चीजें तो सेक्शन 21 के टेस्ट कर रहे हैं, वो आपको पता है। मुस्तफा अली एंड जैन सेक्शन 21, 22 और 23 ये सबसे ज्यादा पेपर में टेस्ट हो रहे हैं। 21, 22, 23, 24 न्यूमेरिकली, डेप्रिसिएशन और डिडक्शन नॉट अलाउड वाला सेक्शन। मुस्तफा अली एंड जैन आर पार्टनर्स, काश कि वो कभी सेक्शन 76 की तरफ मूव करे, वो भी कर नहीं रहा इतना ज्यादा, उसको करना चाहिए, कॉस्ट कंसिडरेशन इन फटों में डालना चाहिए बच्चों को, लेकिन वो सेक्शन 21 पे एग्जामिनर की सुई अड़ी हुई है सारी। मुस्तफा अली एंड जैन आर पार्टनर्स ऑफ रेजिडेंट इन पाकिस्तान अंडर नेम एंड स्टाइल मार्ज एंटरप्राइज, तो MAZ के नाम से, विच इज एंगेज इन द सेलिंग ऑटो पार्ट्स। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल दिमाग इन द फर्म, यानी कि 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कोशिश करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस से कोई गलती पकड़ लें हम। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर इनकम, नहीं, P&L के मुंह से कुछ नहीं पता चला। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस में अगर कोई लीज वाला इंटरेस्ट हुआ वो फिर सवाल बताएगा हमें, लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस में कोई लीज वाला इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, इसलिए वो देखते हैं सवाल में आगे आया तो ठीक है। ये तो किसी और सवाल की इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसने एडिशनल लिखी है, बस रिक्वायरमेंट पढ़ें और सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो ऊपर वाले अकाउंट्स है ना, शुक्र है बता दिया, वरना हमने पिछली टाइम वाले खोल के बैठे होने थे। दा बाबू अकाउंट
ऊपर वाले अकाउंट्स जो हैं have been prepared on cash basis. Have been prepared on cash basis. ऊपर वाले अकाउंट्स have been prepared on cash basis. ना 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 उधर बोलना नहीं। सेक्शन 34, अगर आप कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं ना, कैश अकाउंटिंग, तो फिर आपने अपने स्टॉक को, अगर आप कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 35 में हमने पढ़ा था कि कैश अकाउंटिंग वाले ने, मैं कैश और एक्रूवल के साथ अकाउंटिंग का लफ्ज बोलूंगा और जो इन्वेंट्री के मेथड है उनके साथ मेथड का लफ्ज बोलूंगा। अगर आप कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो आप प्राइम मेथड भी लगा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन वाला मेथड भी लगा सकते हैं, आपके पास चॉइस है। देखते हैं इसने कोई गलती तो नहीं की। द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, यानी कैश अकाउंटिंग फॉलो करें ऊपर वाले अकाउंट्स में, एंड स्टॉक इज वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। अल्लाह का शुक्र है चॉइस अवेलेबल थी, उसने चॉइस में से प्राइम को पसंद किया, बिल्कुल कोई गलती नहीं, बहुत अच्छी बात है। कैश अकाउंटिंग वाला, मैं इसके लिए अकाउंटिंग का लफ्ज बोल रहा हूं और उसके लिए मेथड का लफ्ज बोल रहा हूं। कैश अकाउंटिंग वाला क्या प्राइम मेथड यूज कर सकता है? कैश वाला क्या प्राइम और एब्जॉर्प्शन में से चूज कर सकता है? तो अगर कैश अकाउंटिंग वाले ने प्राइम मेथड यूज किया है तो क्या ये कोई गलती हुई है या हाँ ठीक है? ठीक है, आगे चलें, फुल स्टॉप, बस आगे भी रिलैक्स आगे अपने। हाउएवर, ताहम द पार्टनर्स, पता नहीं मुस्तफा को चढ़ी अली को या जैन को, मुस्तफा अली या जैन में से किसी पार्टनर्स ने मशवरा किया, चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना फ्रॉम कैश टू एक्रूवल। इन्होंने कहा अब हम कैश अकाउंटिंग से जाने लगे हैं किसकी तरफ? एक्रूवल अकाउंटिंग की तरफ। लेकिन प्लीज अब इनके पास फिर चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि जो एक्रूवल वाले हैं ना, उन्होंने कौन सा मेथड फॉलो करना है? एब्जॉर्प्शन, उनके लिए सिर्फ एब्जॉर्प्शन है। अब ये बात तो एग्जामिनर नहीं लिखेगा ना आगे, ये तो हमें आप खुद लिखनी पड़ेगी। नाउ बेसिस के आगे, नाउ दे कैन ओनली यूज, नहीं एक्रूवल तो सवाल में लिख रही है ना, एक्रूवल तो मुझे ना लिखवाएं आप। नाउ दे कैन ओनली यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे आ जाए। जल्दी नोट करें, इनके पास अच्छा बताना पड़ता है, अल्लाह अकबर, इस हाइट ऑफ एनीथिंग। मैंने आपको कभी ये कहा कि मैंने सुबह वाली क्लास के अंदर ये लाइन लिखवा दी थी, तो आपकी क्लास के अंदर लिखवाने से मैं बोर हो रहा हूं तो मैं नहीं लिखूंगा, और आप जब पहली दफा जिंदगी में ये लाइन लिखने लगे आप भी नहीं लिख रहे। मैंने कभी ये कहा कि ये लाइन मैंने 6 महीने बाद भी अगले सेशंस को 2 दफा लिखवानी है तो मैं नहीं लिख रहा। मैंने कभी ये कहा कि मैंने पिछले 6 महीने भी यही 2 लाइन इन्हीं दिनों के अंदर जो है वो लिखी थी। मैंने कभी कहा ये, आप लोग क्यों नहीं लिखते? चाहते हैं आप छोटी सी आशा। अच्छा जी मोहतरम, द अबव अकाउंट्स, ऊपर वाले अकाउंट्स, हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, जिसमें स्टॉक वैल्यू हुआ है प्राइम मेथड पे। ठीक है, आगे चलो, फिर चाहते क्या हो तुम? फुल स्टॉप के बाद उन्होंने कहा चाहते क्या हो तुम? हाउएवर द पार्टनर्स वांट टू चेंज द मेथड फ्रॉम कैश टू एक्रूवल। इसके नताइज मुझे बताएं, इसके नताइज, ये तो पार्टनर चाहते हैं ना, फिर इसके नताइज क्या बरामद होंगे बताएं? नाउ दे कैन ओनली यूज, अब उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, किस पे जाएं? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे जाएं। अच्छा, पहले मैं क्लोजिंग बैलेंसेस की बात कर लूं आपसे। सही लिखे मैंने? प्राइम तो अब गलत हो गया ना, हम अब प्राइम की तरफ तो हम जा नहीं सकते, अब मजबूरन हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन की तरफ। क्यों?
क्योंकि अब मेथड चेंज हो गया ना, अब मुझे प्राइम से पार्टनर्स की विश में आना पड़ेगा और प्राइम से किसकी तरफ जाना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन की तरफ। नई लाइन लगाने को दिल चाह रहा तो नीचे से लगा ले। अब मुझे प्राइम से किस मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, कोई चारा लेफ्ट नहीं इसके अलावा, सिवाय इसके कि मैं चारा खाऊं, सॉरी कोई चारा नहीं इसके अलावा कि मैं प्राइम से किस पे जाऊं, मेरे पास और कोई चारा नहीं। नाउ आई एम बाउंड टू स्विच माई मेथड फ्रॉम प्राइम टू एब्जॉर्प्शन। प्राइम से एब्जॉर्प्शन की तरफ जाना ही मेरे लिए ऑप्शन अवेलेबल है और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। अच्छा, अब मुझे बता दें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा कितने से, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट। हाँ मुझे पता है टेस्ट में क्लोजिंग स्टॉक कम करना था, एनआरबी पे लेके जाना था, टेस्ट में स्टॉक एनआरबी पे लेके जाना था, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होना था। ये आपने सही किया टेस्ट में, वो मुझे इस पर इतराज नहीं कि टेस्ट में आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया टर्म टेस्ट 1 में, और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होना था, लेकिन इधर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलिए नोट कर लें, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वैसे क्लोजिंग स्टॉक पड़ा किस पे हुआ है, 7500 पे। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा किस पे हुआ है, 7500 पे। पार्टनर्स की क्या विषय किस पे आ जाए, एब्जॉर्प्शन पे। पार्टनर्स की क्या विषय किस पे आ जाए, एब्जॉर्प्शन पे। तो एब्जॉर्प्शन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7500 वाली चीज को 8800 से पे लेके जाना पड़ेगा, या 1300 से। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट्स पे क्या इंपैक्ट होता है, प्रॉफिट्स पे। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से या बढ़ाने से प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक का क्या करें, यार ओपनिंग स्टॉक को ना इग्नोर करना है। असल में तसल्ली से बात समझिएगा, ओपनिंग स्टॉक के डेटे को पेपर में क्यों इग्नोर करना है। पिछले साल जो है ना, डायरेक्टर्स ने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, कि ख्वाहिश का इजहार इसी साल किया। तो पिछले साल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही यूज हो रही थी, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक प्राइम पर ही पड़ा हुआ था। पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिछले साल डायरेक्टर्स की विश नहीं थी कि एक्रूअल पे आए। तो पिछले साल का क्लोजिंग प्राइम पर ही पड़ा होगा, और हमारा लॉ वाज़े कहते हैं कि जो इस साल का ओपनिंग है, इसलिए मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट यहां लिखवाया था, इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले का क्लोजिंग लेने, चाहे जो मर्जी हो जाए दुनिया का काम, इस साल का ओपनिंग स्टॉक मस्ट बी इक्वल टू पिछले साल का। इस लाइन की वजह से अब हम ओपनिंग स्टॉक में छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, वो पिछले साल वाले लेंगे। हाँ शायद आप अकाउंटिंग की क्लास में जाएंगे तो वहां टीचर आपको IAS 8 एक स्टैंडर्ड है, वो पढ़ाते हुए कुछ दिनों में, नहीं आज तो शुरू करवाया, शुरू करवाने से तो नहीं आपको पता चल जाता वो क्या है स्टैंडर्ड, तो खत्म करवा के भी नहीं कुछ को पता। तो वो IAS 8 शुरू हुआ है, तो IAS 8 जो है उसमें आपको टीचर बताएंगे कि अकाउंटेंट्स ये चाहते हैं कि अगर एक काम 1 साल हुआ है और वो पॉलिसी है आपकी अकाउंटिंग 5 वेटेड एवरेज, तो फिर पिछले सालों को भी रीस्टेट करें, पिछले सालों को भी उसी बेस पे ले आए जिस तरह का इस साल है। ये शायद ऐसी बात कोई अकाउंटिंग के टीचर करें, लेकिन टैक्स के एतबार से ऐसी कोई बात नहीं है कि पिछले सालों को भी सही करना है। टैक्स के एतबार से ऐसी कोई बात नहीं है। टैक्स के एतबार से बस एक ही बात है, पिछले साल डायरेक्टर्स की विश क्या थी, कोई विश ही नहीं थी, तो कैश अकाउंटिंग चल रही थी। जब पिछले साल कैश अकाउंटिंग चल रही थी तो पिछले साल मेथड कौन सा यूज हो रहा था, प्राइम। तो जब पिछले साल प्राइम यूज हो रहा था तो वही जो क्लोजिंग है इस साल का ओपनिंग बना दिया। अब जबरदस्ती पिछले साल की फिगर्स को सही करके इस पे लाना, इसकी जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई यू विल इग्नोर इट। चलें, एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें या पार्टनर्स का, एओपी का वर्किंग 1, हेडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, बोलें जी नेट प्रॉफिट 133। कुछ चीजें हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट कितना, नोट करें। टेस्ट के सवाल में क्लोजिंग स्टॉक कम करना था, एनआरबी पे लाना था, तो उससे प्रॉफिट कम होना था। ओके नेक्स्ट,
बेटा क्यों रो रहे हो? अम्मी कॉस्ट ऑफ सेल उसने मशीन कॉस्ट ऑफ सेल में डाल। बेटा अम्मी मशीन उसने कॉस्ट ऑफ सेल। बेटा एड बैक कर दो। अम्मी आपने कब टैक्स पढ़ा? अच्छा जी, तो मशीन कहां डाल दी उसने? अल्लाह अकबर, मशीन कॉस्ट ऑफ सेल की टाइप चीज है या बैलेंस शीट टाइप चीज है? तो मशीन उसने डाल दी कॉस्ट ऑफ सेल से, जो चाइना से मंगवाई थी यूज्ड। वैसे यूज्ड चाइना से मंगवा लेना तो इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा। अगर यूज पाकिस्तान से लेना तो फिर नहीं मिलता, अगर यूज चाइना से मंगवा ले फिर तो इनिशियल अलाउंस मिलेगा। और 31 जुलाई 2020 अमाउंटिंग टू 211। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अक्सर बच्चे ना फुल स्टॉप की आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, अब पढ़ के वो इजी मार्क्स लूज करते हैं। कैसे? फुल स्टॉप की आगे वाली लाइन पढ़ के ना कोई पंगे ले रहे होते हैं। भाई ये बाहर जाएं, ये खवातीन को बताएं अंदर सीए हो रहा है, चुप कराएं। अब्दुल्ला ये हर क्लास के बाहर कोई ना कोई खड़ा होता है, और आप में से तो मेरे ख्याल से कोई नहीं इस क्लास के बारे बातें करते, किसी और क्लास से। अच्छा आप मोहतरम मुझे ये बताएं, क्या मशीन खर्चों में पड़ी होनी चाहिए? फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन आपने नहीं पढ़ा करनी, इसलिए कि वो लाइन पढ़ के आप इस फिगर को पंगे लेंगे, इससे कोई चीजें प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सवाल चीख के पुकार है, इंक्लूड इतना ही है, एग्जैक्ट पहले इस अमाउंट को छेड़ें और इसको उल्टाएं, इसके बाद फुल स्टॉप वाली लाइन भी पढ़ लेंगे, वो बात की बात है। तो प्लीज प्लीज इस कॉन्सेप्ट को किसी तरह दिमाग में बिठा लें कि अगर कभी कोई फिगर कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है तो उसको एग्जैक्ट अमाउंट से उल्टाना है, बाद में फुल स्टॉप वाली लाइन पढ़नी है। उल्टाएं जी मशीन को, कितनी यार हद होती है, एक तो बोलते भी नहीं। 2110 मशीन को उल्टा दें, उल्टा कर माइनस करें इसका इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन नहीं, टैक्स डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन इसकी माइनस करें। चलो अब जरा फुल स्टॉप के आगे मैं पढ़ लेता हूं, अब फुल स्टॉप के आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा ये जो मशीन की कॉस्ट है ना, इसमें कस्टम ड्यूटी पड़ी हुई है। देखें अगर कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, कुछ इस टाइप की चीजें अगर मशीन की कॉस्ट में पड़ी हो ना, पड़ी रहने दीजिएगा, पेपरों पे पंगे पंगे ना कीजिएगा। अब्दुल्ला नहीं उधर जाएं प्लीज, 10 मिनट रहते हैं, उधर बैठें आज। कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑफ 90,000। कॉस्ट में 90,000 की कस्टम ड्यूटी पड़ी है, पड़ी रहने दें मेरे ख्याल से, कोई मसला नहीं। ठीक है आगे चलें। कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें एसेट की कॉस्ट का पार्ट होती है। मेरे ख्याल से तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर कोई हो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। आए इनकम टैक्स मशीन की कॉस्ट में पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स मशीन की कॉस्ट में पड़ा हुआ है। मुझे तो ये कॉस्ट सही नहीं लग रही, क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में तो सेक्शन 21 कहता है कि बिजनेस का खर्चा नहीं है। बल्कि एक और बात बताऊं आपको, इनकम टैक्स तो एसेट की कॉस्ट भी नहीं होती, ये तो एक टैक्स टाइप चीज है, और उसने इनकम टैक्स को कॉस्ट में डाल दिया है। अब अगर इनकम टैक्स कॉस्ट में डल गया है तो इनकम टैक्स कैपिटलाइज हो गया है, तो कैपिटलाइज होने की वजह से इनकम टैक्स फिर डेप्रिशिएट, अजीब सी बात है, इनकम टैक्स यानी डेप्रिशिएट हो, ये समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं लग रहा ये इनकम टैक्स कॉस्ट में पड़ा होना चाहिए। कॉस्ट में से क्या कर दें, इसको पढ़ा रहने दें, कॉस्ट में से निकाल दें, जरा इसको कॉस्ट में से निकाल दें, कॉस्ट से कोई ताल्लुक। कस्टम ड्यूटी को पढ़ा रहने दें, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, उसको पढ़ा रहने दें, वो डेप्रिशिएट भी हो जाए, कोई मसला नहीं। बट इनकम टैक्स ऑब्वियसली इज नॉट अ बिजनेस का खर्चा एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, बल्कि इनकम टैक्स एंड पे हम माइनस कर देंगे जहां पे इसकी जगह होती है। तो वर्किंग 1.1 ऐसे ही टाइम जाया करने के लिए कर रहा हूं। वर्किंग 1.1 जी, मशीन कितनी है, कस्टम ड्यूटी पड़ी रहने दें और माइनस कर दें सिर्फ जवाब। तो ये तो ऐसे ही मैंने वर्किंग कर ली, मैंने मशीन की कॉस्ट निकाल ली। निकलवाएं जी इनिशियल अलाउंस 2000 का कितने परसेंट। इनकम टैक्स याद रखिएगा, वो एंड पे माइनस करना है न्यूमेरिकल के। और टैक्स डेप्रिसिएशन, हाँ 2000 माइनस 500 जरब 15% जी। चलें नोट करें। तो ये आपने नई चीज सीखी कि मशीन की कॉस्ट में अगर इनकम टैक्स डाल दे तो उस तोड़ दें बाजू को, उस इनकम टैक्स को तोड़ के फेंकें साइड पे। जैसे गाड़ी 26 लाख की होती थी, सॉरी 76 लाख की होती थी, तो 1 लाख तोड़ देते थे ताकि 75 लाख की रहते। तो अब इसमें पड़ा हुआ है, उसको हैमर मार के ना इनकम टैक्स को फेंक दे नीचे। पीछे क्या बच गया, 2000 हमारे एसेट की कॉस्ट है।
क्लियर? नेक्स्ट, आगे पढ़ें. एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट ऑफ 3,80,000 टू लोकल होटल फॉर एनुअल ईद मिलन पार्टी. इसमें की कस्टमर्स बुलाए हुए हैं, एम्प्लॉइज बुलाए हुए हैं और फैमिलीज बुलाई हुई हैं. अब आप ये ना कहिएगा कि कमिश्नर का कोई बंदा खड़ा कर दें और ये देखें कि एम्प्लॉय कितनी बोटियां खा रहा है और एम्प्लॉय के बच्चे कितनी बोटियां खा रहे हैं, तो एम्प्लॉय की बोटियां अलाउड, एम्प्लॉय का बच्चा जो बोटियां खा रहा है नॉट अलाउड. अजीब सी बात बनेगी. तो एंटरटेनमेंट में अगर एम्प्लॉइज वगैरह के बच्चे भी आ जाएं, कोई नहीं यार खाने देख क्या हुआ, लोग गाजर की जो है वो प्लेट में डाल के आ रहे होंगे, वो पूरा डोंगे ले आएगा कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई मसला नहीं, शॉपर में भर के ले जाएगा, तो कोई मसला नहीं. खैर इसकी टेंशन ना लें, फैमिलीज आ गई हैं तो कोई मसला नहीं. ईद मिलन पार्टी अलाउड है. 10 साल की इग्नोर करते. आगे चले. पेमेंट ऑफ फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 1.5 लाख टू ईच पार्टनर. ओए पार्टनर को तनख्वाह दी जा रही है. मार्केट डिफरेंट यूज कर लूं या काले चलेगा? डिफरेंट. पार्टनर को तनख्वाह दी जा रही है, सैलरी पार्टनर को दी जा रही है. इस कैलकुलेशन में ना कुछ बच्चे गलती करते हैं. कुछ 1.5 लाख को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते. जो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 3 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, क्योंकि पार्टनर तो 3 है. सवाल में 2 लाइनें लिखी हुई, पहली लाइन मंथली, दूसरी लाइन ईच पार्टनर. देख मंथली हर महीने तनख्वाह दी जा रही है, ईच पार्टनर हर एक को दी जा रही है. ये छोटी छोटी ओए ईच पार्टनर भी लिखा हुआ था. बाहर निकल के जो है ऐसी डिस्कशन हो रही होती है. अगला पेपर भी नहीं होता उस टेंशन में. जी बोलें. सैलरी नोट करें या करने के लिए बंदा रखा हुआ है? बंदा रखा हुआ है. चलें अल्लाह आपको और बंदे दे. आगे चलें. मॉम 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 खर्चे में इंटेंजिबल डाल. डैड ब्रो सिस सारे आओ घर वाले, ओ खर्चे में सॉफ्टवेयर डाल दिया. एवरीवन विल से ऐड बैक. 1.5 लाख फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऐड बैक प्लीज. इसको उल्टा के ना इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें. लाइफ कितनी है? और 1 जनवरी 23 से मुरादे पे डेप्रिसिएशन 6 महीने की निकालेंगे. लेकिन वो मैं बताता हूं, वो तो मुझे पता है. आई नो डेट यू नो डेट आई नो. तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को उल्टाएं. खर्चों में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पड़ी हुई है जिसपे आपका रोना निकल आया था, ठीक है? तो खर्चों में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट नहीं पड़ी होनी चाहिए. मशीन जैसे मशीन को भी उल्टाया और माइनस क्या करें? टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन. कॉस्ट 180, लाइफ 10 बोल जो मैं, लाइफ 10. जनवरी में 31 है, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30. 181 डेज डिवाइडेड बाय इधर देखें, इधर देखें स्काई ब्लू हाइलाइटर. मशीन की कॉस्ट को उल्टा के क्या माइनस किया था? सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को उल्टा के. देखने की जहमत नहीं की कुछ लोगों ने. मशीन की कॉस्ट को उल्टा के इनिशियल अलाउंस और डिप्रिसिएशन. सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को उल्टा के अमोर्टाइजेशन. बातें नहीं करी. आगे इंटरेस्ट एक्सपेंस में नेट टू ईवी इंटरेस्ट इनकम ऑफ 340. अच्छा मुझे ये बताएं कि रिपेयर एक्सपेंस में कोई अदर इनकम नेट कर दे, इनकम खर्चों में नेट कर दे, तो क्या मुझे सवाल पूछने दो. रिपेयर एक्सपेंस है, उसमें कोई अदर इनकम है, तो खर्चों में अदर इनकम को गलती से नेट कर दे, तो नेट कर दी तो मुझे सवाल पूछ लेने दो. तो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सुन लें, दोबारा मेरे से सुन लें. सेल एक खुशी है, सेल हटाने गम में. सेल रिटर्न अगर सेल में नेट कर दें तो अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट तो सही आया, कोई ऐसी ब्लंडर नहीं हुआ, कोई ऐसा ब्लंडर तो नहीं हुआ ना. अगर सेल रिटर्न सेल में से नेट कर दी, नेट ही होनी चाहिए वैसे, सेल रिटर्न सेल में है तो नहीं होनी चाहिए ना. तो सेल रिटर्न सेल में अगर नेट हो गई तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा.
अच्छा, अगर परचेज रिटर्न परचेज में नेट हो गई तो ठीक है, बस प्रॉफिट तो सही आया हमारा, अल्लाह का शुक्र, कोई ऐसा एरर तो नहीं है। अगर रिपेयर एक्सपेंस में कोई अदर इनकम नेट होगी, नेट तो अब शायद कोई लाइन आइटम में गलती आ गई हो, यानी रिपेयर एक्सपेंस अब आपको सही देखने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, प्रॉफिट तो फर्क नहीं पड़ा। तो खर्चे में खुशी जमा नहीं होनी चाहिए, बस ये एहतियात है। खर्चे में खुशी अगर नेट हो जाए तो फिर कोई अकाउंटिंग ब्लंडर नहीं बजा, थोड़ी सी एक एरर होगी क्लासिफिकेशन की, लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉफिट गलत नहीं होता उस बिजनेस का। क्लियर? अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस में इंटरेस्ट इनकम हमारी इस साल ना होने के बराबर हो तो अकाउंटेंट ने सोचा यार इंटरेस्ट एक्सपेंस को नेगेटिव के साथ शो करूं, इंटरेस्ट इनकम को नई लाइन डाल के पॉजिटिव के साथ शो करूं, और छोड़ो परे यार इंटरेस्ट एक्सपेंस में इंटरेस्ट इनकम नेट कर दो, तो मेरे ख्याल से ठीक है, चलो किसी हद तक एक्सेप्टेबल है ये चीज, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन एक मसला है हमारा, हमने हेडिंग दे दी हुई है इनकम फ्रॉम बिजनेस, हमने हेडिंग क्या दे दी हुई है, और इंटरेस्ट इनकम अगर बैंक से कमा रहे हैं और 5 मिलियन से कम है तो ये फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। अगर बैंक से कमा रहे हैं और 5 मिलियन से कम है तो ये फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। अब पढ़ें, तो कुछ बच्चों को इस पे एतराज होता है कि ये क्या लिखा हुआ है इसने, लेकिन मुझे इस लाइन पे कोई ऐसा एतराज नहीं है। ये फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस आर नेट ऑफ, तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस आर नेट ऑफ, ठीक है। हो सकता है इंटरेस्ट इनकम आपके लिए कोई इतनी मटेरियल चीज ना हो तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में ही उसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यार आगे पढ़े बगैर ना, आगे पढ़े बगैर एक काम आपने करना है, ये काम ना जिंदगी में हमेशा याद रख लें, बस इंटरेस्ट एक्सपेंस में जितना इंटरेस्ट पड़ा हुआ है ना, ये इंक्लूड टाइप जो भी चीज है, ये बिजनेस का नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो कोई पंगे पंगे लेके गलत फिगर निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे। एक काम फौरन करें, इसको उल्टा दें, उल्टा दें। अब उल्टाने में ये ना सोचें कि वो एक्सपेंस है तो इनकम है तो फलाम है तो नेट है तो वेट है तो मेट है तो जेट है, ये इस तरह ना सोचें। मुझे बताएं ये अपनी जात के एतबार से इनकम है, बस बात करता हूं, अपनी जात के एतबार से इसका नाम इनकम है। इनकम प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है, अब जैसे भी उसने ऐड की है उसकी टेंशन है, इनकम ऐड हो चुकी होती है। इनकम्स को बताएं कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट्स, लेस करके, और लेस करने का मकसद क्या है, ये हमारे हेड की इनकम है या ये फाइनल टैक्स रिजीम है, तो इसको क्या करें, रिक्लासिफाई, लेस कर दें इंटरेस्ट इनकम और आर का साइन लगा दें, अमाउंट टोटल, बिजनेस इनकम तो टोटल होगी ना, बिजनेस इनकम तो खत्म होगी, हाँ जी, टू 1314, ये देखें 21314, डन जी। ओके, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, फिर आप लोग जाएं और इस सवाल को घर से कीजिएगा। यार ये जो 3,40,000 है, चुप करें ना, ये 3,40,000 है, ये नेट ऑफ टैक्स है और आगे अर्न्ड भी लिखा हुआ है। अब ये 2019 में ना आईकैप से गलती हुई थी कि ये दोनों बातें आपस में हमें कॉन्ट्राडिक्टरी सी लग रही हैं, फील करें। 340 के बिल्कुल साथ उसने जोड़ के लिख दिया इट इज नेट, आगे फिर उसे रिसीव का लफ्ज पे लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नेट है ना तो ये अर्न नहीं है, अर्न का लफ्ज मैंने कहा था ग्रॉस के लिए अच्छा लगता है जरा ज्यादा। तो 2019 के बाद से लेके तकरीबन 6-7 अटेम्प्ट्स हो गए, आईकैप ऐसी गलती नहीं करा, बड़ा ध्यान से ना आईकैप रिसीव का लफ्ज लिख रहा है। तो मैं जरा ब्रैकेट वाली बात को ना थोड़ा ज्यादा वेटेज दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात फील हो रही है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी सी। इधर कह रहे हैं अर्न है, अर्न हमें पूरी टाइप चीज लग रही है, लेकिन शायद ब्रैकेट जो पेपर बनाने वाला था उसको इतनी पसंद आई कि उसने कहा ब्रैकेट वाली लाइन को ही जरा वेटेज दो, ये नेट है, बिल्कुल साथ ही ब्रैकेट लगा के लिख दिया ना, नेट है, ये नेट है। तो नेट का क्या मतलब है, ये 85% पे पड़ी हुई है, किस पे पड़ी हुई है, 85% पे। तो आप इसको उठा के घर में किस पे ले जाइएगा, 100। जब 100 पे लेके जाएंगे तो न्यूमेरिकल के फेस पे ये 4 लाख पे आ जाएगी, 3,40,000 से 3,40,000 को ग्रॉसअप करेंगे, फेस पे कितने पे आ जाएगी। लेकिन प्लीज आपने -340 करना है, क्योंकि पढ़ा कितना हुआ है, 340। निकालते हुए आपने कोई अकल उकल नहीं लगानी है, बस निकालना एग्जैक्ट वही 340 है, डन। चलें इसको छोड़ने पर पॉज कर दें, इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करके आएंगे। पूरा सवाल ही रहेगी ये छोटी नीचे से, ये दूसरी हाइब्रिड वाले जरा बैठे नहीं उधर, मैं आज आया नहीं।